नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज एक इन्वेस्टिगेशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन ये है कि आखिर क्या वजह है कि चीन उल्टे पांव भाग रहा है। देखिए, फेस सेविंग ये है कि दोनों हट रहे हैं, लेकिन चीन को वापस जाने की जल्दी बहुत है। और इसके ऊपर तमाम एनालिसिस, तमाम चीजें करने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पर आते दिखाई दे रहे हैं, और वही हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। शुरू कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। व्यापार और एलएसी पे ठंड की मार की वजह से पीछे हटा चीन। बड़ी खबर, भारत से व्यापारिक रिश्ते शुरू करने के लिए एलएसी पर बैकफुट पर चीन। पहाड़ों की ठंड से घबराए पीएलए के जवान तेजी से वापस लौटे। ये देखिए, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी जो पीसीआर में राहुल है, तेजी से राहुल ये बगल वाले शॉट्स चेंज करते रहे, किस तरीके से तोड़ा तोड़ी की, क्या क्या उन्होंने किया, ये तस्वीरें देखें आप। मतलब व्यापार और ठंड, ये दो पर्सपेक्टिव हैं। लेकिन सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। सबसे पहले इसका जो मिलिटरीली पर्सपेक्टिव है वो बात जानने की कोशिश करते हैं। सुमित, माउंटेन वॉरफेयर में क्या चाइना अपनी नजरों में उसको रियलिटी टेस्ट मिला कि नहीं मिला, एक्सपोज हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, एक्सपोज भी हुआ और रियलिटी चेक जिसकी आप बात कर रहे हैं वो चीन बहुत पहले समझ गया था। निशांत, मैं आपको बताऊं, जो डेस्परेशन है वो अभी इसी साल से शुरुआत नहीं हुई। सितंबर के महीने से ये डेस्परेशन दिखने लग गई थी, जब 7th राउंड की कॉन्फ्रेंस या कमांडर कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग थी वो अंजाम दी गई थी। उसके बाद 8 कमांडर लेवल की मीटिंग के अंदर चीन ने ये स्पेसिफिक तौर पर कहा था कि हम आपकी डिसएंगेजमेंट की बातों को मानते हैं, लेकिन भारत वर्बल अश्योरेंस की जगह रिटर्न अश्योरेंस पे अड़ गया था। अब आप जब माउंटेन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं निशांत, ना तो इन इलाकों में चीन ने कभी भी अपनी परमानेंट पोस्ट बनाई, ना वो यहां पर आते थे। अगर पेट्रोलिंग के लिए तो गाड़ियों से आते थे, सर्विलेंस लगातार उनके यूएवी या फिर हाई डेफिनेशन कैमरास किया करते थे। तो ये चीन के लिए लैकिंग पॉइंट था कि माउंटेन वॉरफेयर में वो कहीं पर भी भारतीय सेना के सामने नहीं टिकता था। और कैजुअलिटी, आपको याद है कि हमने कई बार बताया था कि चीन के लगातार उन इलाकों में उनके सैनिकों की तबीयत खराब हो रही है। मेरे सभी खास मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं, आपकी स्क्रीन पर देखें। सबसे पहले मेरे साथ जनरल चतुर्वेदी हैं, जो कि चाइना के ऊपर बहुत शानदार आर्टिकल्स लिखते हैं, कई सारी चीजें, कई सारे सेमिनार्स इनके हाल फिलहाल हम लोगों ने सुने। सर, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच। मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर और बहुत संक्षेप लेकिन बहुत ही सटीक, मतलब आई एम अ बिग फैन, विष्णु प्रकाश सर हैं, आपका स्वागत है। शरद कोहली सर बेबाक राय रखते हैं, बहुत अच्छा इकोनॉमी पे जानकारी है इनकी, आपका स्वागत है। मनीष झा मेरे सहयोगी आपके साथ हैं, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, मनीष जुड़ चुके हैं। कसवर, जरूरत तो इनको भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में जो कहा जाए न्यूट्रल वॉइसेस सिर्फ एक ही दो हैं, उनमें से कसवर हमारे साथ हैं, जुड़ चुके हैं। कसवर क्लासरा, आपका स्वागत है। एंड सुमित इज देयर। क्विक रिएक्शन मनीष, व्यापार एक क्या अंदर, देखिए आप पीएमओ को भी कवर करते हैं, आप एमईए को भी कवर करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन आई ये किसी वेबसाइट पर किसी सीनियर डिप्लोमेट के हवाले से आई थी कि चाइना को जो व्यापार नुकसान हुआ है वो बहुत दर्द कर रहा था, उनको एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे बहुत नुकसान हुआ है। बताइए इस पर क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए निशांत, दरअसल चीन अब तक भारत के साथ जो डील करता आया था उसमें चीन की तरफ से ये थी कि बाउंड्री डिस्प्यूट अलग हो है और बाकी रिलेशन अलग है। लेकिन इस बार एलएसी के प्रकरण के बाद भारत सरकार ने साफ किया कि जब तक बाउंड्री डिस्प्यूट जारी रहेगा हम दूसरे संबंध सामान्य नहीं कर सकते हैं, और इसे बारंबार कहा गया। इसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई बार कहा। जब चीन को यह एहसास हो गया कि जब तक एलएसी पर तनातनी होगी तब तक भारत के साथ दूसरे और कोई काम नहीं हो सकते हैं, वो तमाम तरह के, चाहे बिजनेस हो या फिर किसी भी तरह का डील नहीं हो सकता है, तो चीन के लिए यह भारी पड़ने लगा। एक तरफ जो टफ टेरेन की बात है वो सुमित आपको बता ही रहे हैं, हम लोग बता ही रहे हैं कि वहां पर पीएलए को रहना कितना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उससे बड़ी मुश्किल थी कि चीन को दरअसल भारत एक बड़े व्यापार बाजार के तौर पर सीधे सीधे उससे वो अलग हो रहा था और इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। साथ ही साथ भारत सरकार ने कहा कि हम संबंध को सामान्य तब तक नहीं करेंगे जब तक एलएसी परिस्थिति सामान्य नहीं होगी। ये मनीष, स्टे पुट विद मी। आपने जो पॉइंट बोला है मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाता हूं। अब जरा ध्यान से देखें आप, यहां पर जो मैं आपके सामने एक वॉल दिखा रहा हूं, इसमें हमने दोनों चीजों को क्लासिफाई किया है। एलएसी पर क्यों पीछे हटा चीन, इसको जरा ध्यान से समझने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी जो है कैमरा पर, अभिषेक कैमरा पर इसको जूम इन करके दिखाते रहे। ठंड की मार, थोड़ा सा शेक कर रहा है इसके लिए माफी चाहूंगा, ठंड की मार, एलएसी पर -डिग्री तापमान में पीएलए की हालत खराब हो गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं जो सुमित ने आपको बताई।
गलवान की घाटी के बाद व्यापार में जो नुकसान हुआ, गलवान की घाटी के बाद चीन को व्यापार के मोर्चे पर भारत से काफी नुकसान हुआ है। ये यहां पर एक और, मैं चाहूंगा राहुल इसको पहले वाला जो वॉल है फिर से एक बार फिर से दिखाएं, वो हमारे सामने। खैर एनीवे, एलएसी पर -डिग्री तापमान में पीएलए की हालत खराब हुई। नेक्स्ट चेंज ओवर करें यहां पर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिसंबर जनवरी में खराब होती सेहत के कारण चीन ने अपने 10,000 सैनिक वापस बुलाए थे। ये फैक्ट है। थोड़ा जूम इन करें इसको अभिषेक, इसको जूम इन करें। यहां पर जो हमारे सामने फैक्ट है वो देखें आप, व्यापार में जो नुकसान हुआ। भारतीय रेलवे, बीएसएनएल और कई सरकारी कंपनियों ने चीन की कंपनियों से अपनी डील कैंसिल कर दी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, एक बहुत स्ट्रांग रिएक्शन था। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। एलएसी में बड़ी संख्या पर सैनिकों की तैनाती से चीन को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। ये सबको पता है, हमको भी हुआ, लेकिन उनको बहुत ज्यादा ये चुभ रहा था। लंदन की ग्लोबल डेटा कंपनी और इसके अलावा आईएमएफ ने कहा कि 2021 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगा। डबल डिजिट इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग में, और वो चीन सिंगल डिजिट में था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने हैं। मैं सीधे चलूंगा, शुरुआत करने जा रहा हूं सबसे पहले जनरल चतुर्वेदी से। सर, ये जो फैक्ट्स हमारे सामने आए, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या एलएसी पर डिफेंस के लिहाज से चाइना को यह समझ में आ गया कि वो भारत को अपस्टेज नहीं कर सकते हैं और भारत उनको टफ फाइट दे सकता है, खासकर इस टेरेन में हमारा कोई सानी नहीं है? क्या यह समझा जाए? हैव दे गॉट द मैसेज लाउड एंड क्लियर? बिल्कुल, इसमें निशान जी कोई शक नहीं है, क्योंकि हमको इस एक 2-3 चीजें इसमें बहुत ध्यान से सोचने वाली बातें हैं। टेम्परेचर तो एक बहुत मेजर इशू है ही है। वहाँ पे रेरेफाइड एटमॉस्फेयर में जो काम करने की कुव्वत होती है, उसके लिए अच्छा एक्लिमेटाइजेशन चाहिए। तो ये लोग जो सोच रहे थे कि चाइनीज़ की वो अपना प्रेशराइज्ड टेंट ले आएंगे और पूरा रोड से आएंगे, उससे बात बनती नहीं है। और दूसरा जो है, पहली बार उनको जो है बिल्कुल वो सरप्राइज हुए कि हर बार क्या होता था, वो अंदर आते थे, अपने स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते थे और वहाँ अपनी सॉवरेंटी डिक्लेयर कर देते थे, बिकॉज चाइना के लिए एलएसी का कोई सैंक्टिटी नहीं थी। लेकिन इस बार पहली बार दे वर स्टेयर डाउन, उनकी आंखों में आंखें डाल के इंडिया ने देखा। तो ये जो चीज़ हुई, जिसकी वजह से, और जो सबसे बड़ी उसमें बात हुई है, जो ये कैलाश रिज पे हम जाके बैठ गए, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन जो नॉर्दर्न बैंक पे है वो बिल्कुल अनटेनेबल होती और उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स भी थी, इसलिए वो बहुत तेजी से पीछे गए हैं। और ये पहली बार, आप अगर गौर से अगर इसमें सर, लेकिन मैं आई एम सॉरी सर, मैं आपको रोक रहा हूं, बट एक चीज मुझे बताइए, चाइना की एक आदत है, वो बहुत तेजी से अपनी गलतियों को मैनेज करता है, उससे रिकवर करता है। और सुनजू में ये बात कही गई है, अगर 3 कदम आगे बढ़ने हैं तो 2 कदम पीछे लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। वो अब अपनी नए रियलिटी से फिर से तैयारी करेंगे। क्या हम उसके लिए भी तैयार हैं, या हम उतना असेस भी कर पा रहे हैं उनको? बिल्कुल, ये एक्चुअली इसमें तो मुझे कोई शक और शुबा नहीं है कि चाइना का जो पास्ट रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से हमें हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, और आपके रिपोर्टर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, कि सेंसर्स इंस्टॉल हो गए कि अगर उसने ज़रा सी भी हिमाकत सदर्न बैंक पे आने की कोशिश, सदर्न बैंक की है, अगर सदर्न बैंक पे उसने आने की कोशिश की या चेंगचेनमो रिज पे, तो ये जो है हमारे बहुत जल्दी वहाँ पे आ सकते हैं। उनके जो टैंक गए हैं वो रुटॉक गए, जो 110 किलोमीटर दूर है, जो नागरी प्रोविंस में है, तो उनको आने में टाइम लगेगा। लेकिन हमारे टैंक जो हैं, जो माहे में है, पीछे 10-25 किलोमीटर पीछे चूल ग्राउंड में, तो वहां से जल्दी आ सकते हैं। तो इसलिए, और इसके अलावा एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, वो जो आपने ट्रेड वाली बात बोली है, उसका क्या है कि ये जो आपने इंडियन ओशन रीजन में मलाक्का के ऊपर जोर लगा रखा है और ग्वाडार चल नहीं रहा है, क्रास बना नहीं है, तो उसकी हालत, उसका ट्रेड अफेक्ट हो रहा है। तीसरा, जो आपकी जो मीटिंग हो रही है कोर कमांडर लेवल, उसमें जब से आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक फॉरेन ऑफिस का भी एक रिप्रेजेंटेटिव जीएस जाता है, ये एक रिस्पांस नेशनल हो गया, जिसकी वजह से चाइना को भी समझ में आ गया है कि अभी जो है बेहतर ये है कि पीछे आ जाओ, आगे देखेंगे। ओके, मैं सीधे चलूंगा यहां पर शरद सर के पास, और विष्णु सर मैं आपके पास एक खबर के बाद आऊंगा, क्योंकि मैं आपका एक मैक्रो पर्सपेक्टिव चाहता हूं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप उसको पूरी तरीके से असेस करें। यू टेक योर टाइम एज मच एज यू वांट सर। शरद सर, अभी के हालात में क्या जो एक हमने इकोनॉमिक
इंजरी उनको दी डिफेंस के साथ, वो वाकई में बहुत ज्यादा नुकसान कर गई या सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, एक सोच है ये? निशान, दो तरीके की ठंड लगी चाइना को। एक ठंड तो लगी बॉर्डर पर, फिंगर्स के ऊपर जहां से वो पीछे हटा। दूसरी ठंड जो लगी है निशान, वो लगी है कि बिजनेस उससे भारत का जो था, जो भारत को वो मार्केट देखता था, वो ठंडी पड़ गई। मुझे लग रहा है दोहरी ठंड की मार लगी है। और जो जो यहाँ पर आत्मनिर्भर का नारा बढ़ता गया, जो जो यहाँ पर आत्मनिर्भर की चर्चा बढ़ती गई, त्यों त्यों चाइना का जीना दुर्भर हो गया आर्थिक दृष्टि से। मेरा अपना अनुमान है निशान कि खाली एक कंपनी ले हम, बाइट डांस, जिसमें 250 से ऊपर चाइनीज ऐप बैन की गई हैं, उसमें से बाइट डांस एक है जो कि टिकटॉक वगैरह चलाती थी। केवल और केवल उसकी वैल्यूएशन करीब करीब $6 बिलियन से ऊपर का उसको नुकसान हुआ है। अगर आप सारी 259 ऐप जोड़ दें निशान, मेरा अपना आकलन है, हालांकि ये रिकॉर्ड पे फिगर नहीं आई है क्योंकि शेयर मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, मेरा अपना आकलन है कि 30 से 50 बिलियन डॉलर का चाइना की कंपनीज का वैल्यूएशन लॉस हुआ है। अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब करीब आप लगाइए 7,200 करोड़ का $1 बिलियन होता है। आप अपने आप अनुमान लगा लीजिए कि हम कितने बड़े नुकसान की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है चाइना के ऐप बैन हुई। शरद सर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक और खबर बता रहा हूं। मनीष मेरे साथ है इस खबर पर, और इसके बाद मैं आपसे तुरंत इसी खबर के बाद आपके पास आ रहा हूं। भारत में चीन की कंपनियों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत, रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है, न्यूज एजेंसी। चीनी कंपनियों के नए निवेश को मिल सकती है मंजूरी, रॉयटर्स ने यह कहा है। एलएसी पर तनाव घटने के बाद चीन की कंपनियों के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है सरकार, रॉयटर्स ने यह कहा है। और यह रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है। मैं सीधे आऊंगा शरद सर के पास। शरद सर, आपके पास एक मिनट। मनीष, रॉयटर्स की रिपोर्ट है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिससे भारत को भी फायदा होने वाला था, उनकी फंडिंग चीन के थ्रू आने वाली थी। ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनकी फंडिंग चीन से मिलने वाली थी। ऐसे बहुत सारे एफडीआईज हैं जो चीन से आने वाले थे और उससे भारत को भी नुकसान पहुंचा है। क्या उसका रियलिटी टेस्ट करने के बाद भारत ने रियलाइज किया कि इतना हार्ड स्टैंड नहीं रखना है? इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? देखिए, भारत ने अप्रैल 2020 के बाद एक फैसला लिया था कि जिन देशों के साथ हमारा लैंड बॉर्डर शेयर करता है उसको लेकर हम एहतियात बरतेंगे, और उसके बाद चीनी कंपनियों पर लगाम लगाई जा रही थी। लेकिन एक बार जब ये डिसएंगेजमेंट को लेकर एग्रीमेंट हो गया है, तो जितनी तेजी से चीनी सेना पीछे हट रही है, उतनी ही तेजी से, मैं यहां पर दोबारा कह रहा हूं, उतनी ही तेजी से अब भारत में इस बात पर विचार हो रहा है कि क्या उन चीनी कंपनियों को हम हरी झंडी दे सकते हैं जिनका सिक्योरिटी से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्यों जल्दबाजी है, इसको लेकर भारत सरकार उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर आधिकारिक बयान देगी, लेकिन अभी यहाँ कॉशियस रहने की जरूरत थी। बहरहाल भारत सरकार ने ये फैसला किया है। पॉइंट नोटेड मनीष। शरद सर, योर टेक। मतलब हाँ प्लीज गो अहेड। देखिए निशान, जो पहले वाली बात थी, मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा और मुझे पूरा यकीन है मैं जो बात कहने जा रहा हूं। जो पहले वाली बात थी निशान, जिसमें भारत का डेटा वहां पर यूज किया जा रहा था, भारत की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी दुनिया भर की ऐप से, वो बात तो अब कभी भी नहीं आ पाएगी। ये तो चाइना इस बात को नोट कर ले, ये मेरा अपना आकलन है। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी फैसला भारत सरकार लेगी वो भी इसी दिशा में लेगी। परंतु शरद सर एक सेकंड, मुझे एक चीज बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो ट्रेड डील्स अब चाइना के साथ होंगी या जो बिजनेस हम चाइना के साथ करेंगे, उसमें हमेशा एक एलिमेंट ऑफ डाउट बना रहेगा और उसमें हमेशा एक ऐसा एलिमेंट बना रहेगा जिसमें हम कभी भी उसको स्नैप ऑफ कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं? एक तो ये बात है निशान, जो आप कह रहे हैं कि हमेशा एक क्लॉज रहेगा। दूसरा, पहले जो गलतियां हुई, हम आंख बंद करके उनकी एप्स पर, उनके डेटा पर, उनके सिस्टम पर, सॉफ्टवेयर पर, इक्विपमेंट पर हम आंख बंद के विश्वास करते रहे और उस विश्वास का उन्होंने विश्वासघात किया। मुझे लग रहा है अब दूध का जला निशान छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ये मंत्र रहेगा अब चाइना से डील करने में, और बहुत छन के एक छन्नी में अब जो भी चाइनीज डील आएगी, एक छन्नी में से छन के जाएगी।
जो बिल्कुल खरी उतरेगी वही डील आगे जाएगी, क्योंकि आप एक डिप्लोमेटिक लेवल पे डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं तो आप स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते हैं। आप स्विच ऑफ करते हैं तो आपका डिसएंगेजमेंट बेकार हो जाता है। जिस छन्नी की आप बात कर रहे हैं उस छन्नी में बहुत सारे छेद हैं। अगर यूरोप की मैं बात करूं, और मैं विष्णु सर के पास आने वाला हूं इस खबर और वॉल के बाद, मैं सीधे विष्णु सर के पास आऊंगा क्योंकि अब मुझे उनसे बड़ा मैक्रो पिक्चर लेनी है। यूरोपीय यूनियन से व्यापार में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, बड़ी खबर। सोचें आप, 2020 में ईयू के साथ व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार बना चीन। अमेरिका को पछाड़कर यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना चीन। यह सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और सीधे मैं बिग वॉल पर चलूंगा क्योंकि यह खबर की डिटेलिंग आपको बताना बहुत जरूरी है। सोचें, जब कोरोना काल में चाइना ने गलत किट्स, गलत चीजें दी, यहां तक कि इटली को वो चीजें बेच दी जो उसने इटली से ली थी फ्री में, तब भी यूरोप से उनकी ज्यादा अच्छा डील हो रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। क्या है देखिए यहां पर, व्यापार में चीन की अमेरिका को शिकस्त। चीन को ईयू का निर्यात 2.2% बढ़ा है। यह देखिए, चीन का फायदा, अमेरिका का नुकसान। अमेरिका को ईयू का निर्यात जो है, यूरोपियन यूनियन और इसमें इंग्लैंड नहीं है, निर्यात 8.2% घटा है। थोड़ा जूम इन करके प्लीज दिखाएं इसको, नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर चीन ने ईयू का आयात 5.6% बढ़ा, अमेरिका से ईयू का आयात 13.2% घटा, और इसमें ब्रिटेन को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं जिससे और ज्यादा नुकसान हुआ है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। चीन और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन में के बीच 709 अरब डॉलर का व्यापार, अमेरिका और ईयू के बीच 671 अरब डॉलर का व्यापार। ये एक और जरा चेंज ओवर करें। ईयू से व्यापार बढ़ने से कोरोना संकट से आई मंदी से लड़ने में कामयाब रहा चीन। ईयू से व्यापार घटने से अमेरिकी कंपनियों को हुआ भारी नुकसान। ये फैक्ट है। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर। मेरा सबसे पहला सवाल विष्णु सर से यह है, मैं आपको सवाल पूछने से पहले बता दूं, ईयू से कौन कौन से प्रोडक्ट्स में जो चीजें बढ़ी हैं वो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल किट्स और मेडिकल प्रोडक्ट्स, वो ईयू को इन्होंने ज्यादा बेचा है। अब मैं सीधे आऊंगा विष्णु सर के पास। विष्णु सर, एक परसेप्शन था और वो परसेप्शन ये था कि चाइना आइसोलेट हो रहा है कोरोना काल में। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं सर, ये आंकड़े ठीक उस परसेप्शन के उलट हैं। योर टेक ऑन इट सर। निशांत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये जो परसेप्शन के विपरीत हैं, और इससे एक चीज़ साबित होती है कि जो डॉलर है या यूरो है या पैसा है या लोभ है या प्रॉफिट है, वो सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रुपया तो वही चीज़ है। और यूरोप का तो खेल यही है कि ये सिक्योरिटी इन्होंने डेलीगेट की हुई है यूएसए को, और इनको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको और हमको याद है कि इन्होंने अभी कुछ हफ्ते पहले ही इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की थी चाइना के साथ। यस सर। तो ये तो है यूरोप। अब जो दूसरे 2-3 और पहलू है उसके लिए मैं जरा टिप्पणी करना चाहूंगा। मैं विष्णु सर उस पर आ रहा हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछूंगा। श्योर। जिस चीज का आपने जिक्र किया, मैं अपने दर्शकों को थोड़ा एलैबोरेट कर दूं। जी। जब जो बाइडेन, और इसी फ्रेम को रखिएगा, जब जो बाइडेन राष्ट्रपति नहीं बने थे, तभी उनके ऑब्जर्वर जो ट्रांजिशन टीम के थे, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को बोला कि आप चाइना के साथ ट्रेड डील साइन मत करिए। बावजूद उसके चाइना ने ट्रेड डील साइन भी की और कम दाम में की। क्या यह समझा जाए कि यूरोप में जो नया यूरोप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता है चाइना के लिहाज से, और यह हमारे लिए एक चिंता का विषय हो सकता है सर? देखिए, यूरोप डिपेंडेंट है अमेरिका पे, पर यह डिपेंडेंस दिन पर दिन कम होती जा रही है। ओके। और ट्रंप के ज़माने में तो रिश्तों में बहुत दरार आ गई थी, और यूरोप में ये जैसे खास तौर पे फ्रांस और जर्मनी एक दो ऐसे देश हैं जो कि दोबारा अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं, दोबारा और वो दिक्कत यूरोप में ये है कि अमेरिका के विपरीत यूरोप बड़ी तेज़ी से एज बढ़ती जा रही है लोगों की। इनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो इनके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेंटेन करना, जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन करना 2% भी करने में इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ तक पैसों की बात आती है तो सिवाय फ्रांस के, आप देखेंगे फ्रांस महज एक देश है, या जर्मनी टू एन एक्सटेंट, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, पर आमतौर पे यूरोप के देश हैं, इनको व्यापारियों का देश कहते हैं और इनको प्रॉफिट मोटिव बहुत इनके लिए ज़रूरी है।
ओके, कमिंग टू इंडिया सर, योर टेक। भारत के साथ जो हो रहा है, और मैं चाहूंगा भारत वाले ग्राफिक्स जरा प्ले करें सर, योर टेक। भारत के साथ ये जो ट्रेड अलायंस अमेरिका चाइना का अब आगे आने वाले समय में आपको क्या लगता है? निशांत जी, आपके साथ कभी हुआ है कि जो आपकी गट फीलिंग है वो कुछ कहती है और आप उम्मीद करते हैं कि आपकी गट फीलिंग गलत हो? मेरे साथ ये हो रहा है, और अब मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट करूंगा। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है, कैन इट बी बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना? क्या हम दोबारा, ब्यूटीफुली सेड सर, यस सर, क्या हम वही चीज दोबारा हो जाएगा? ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इतनी दरार पड़ गई है। मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था, जो 40 साल के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनको सबको तबाह कर दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब रही बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम जानते हैं कि चीन ने ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया भारत के साथ विश्वासघात करने का? क्या हम जानते हैं कि चीन विड्रॉ क्यों कर रहा है? अटकलें हैं, पर आज तक भी उसका जवाब ठीक नहीं मिला है। अच्छा, जो विड्रॉल है वो मैं ये समझता हूँ कि वो टैक्टिकल है, और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जुलाई 1962 में गलवान में चीन ने विड्रॉ करना शुरू किया था और हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था, और हुआ ये कि उसके बाद 20 अक्टूबर को चीन ने धावा बोल दिया। तो ये इतिहास है, इतिहास के बोझ थले दब भी नहीं सकते, इतिहास को इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो ये टेक्निकल है, और चीन आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल के बाद दोबारा ये करेगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। जहां तक व्यापार की बात है, हकीकत ये है कि हमारा व्यापार चीन के साथ महज 1% है निशांत जी। चीन का व्यापार 4.1 ट्रिलियन है, हमारा तकरीबन 60 बिलियन है, तो महज 1% है। तो अब मैं आपको पे और आपके मेहमानों पे और दर्शकों पे छोड़ता हूं कि क्या चीन अपने जो स्ट्रेटेजिक विजन है कि वो सबसे शक्तिशाली देश बने और भारत को नीचा दिखाए, क्या वो 1% अपने ट्रेड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता? तो मुझे जो लगता है कि हम एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। मुझे अभी तक भी शंका है कि हम चीन का असली चेहरा देख पा रहे हैं, और अगर हमने दोबारा हरी झंडी दिखा दी इनके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो शायद मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अच्छा कदम नहीं होगा। मैं यही रुक रहा हूं इस वक्त। मैं चाहूंगा कि कसवर, मैं आपके पास आ रहा हूं अगली खबर के लिए। मैं अपने सभी जो खास मेहमान हैं सर, मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में, इफ पॉसिबल एकदम 10 to 20 सेकेंड्स में मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, स्टार्टिंग विद जनरल साहब। सर, क्या हमने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, और क्या हम कोरोना काल में डिफेंस के लिहाज से अब चाइना से निपटने के लिए ज्यादा प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं? 2 चीजें। पहली चीज तो यह है कि इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये कहना कि हम तैयार है पूरी तरह, नहीं, तैयार नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज कि क्या हमने अपने लेसन्स लर्न किए हैं? मेरे ख्याल में अगर नहीं लर्न किए हैं तो वी विल बी कंडेम टू रिपीट देम। तो हमारे हिसाब से तो हम लोगों ने लेसन्स लर्न किए हैं, और इसी वजह से जो है हमारा, जो हमने पहले भी तैयारी की हुई थी, जो रफेल जिसने कि उनका J-20 को पीछे घूमने के लिए तैयार कर दिया, क्राइसमस नहीं हो पाया। तो इन सब चीजों के चलते जो मेरा अपना मानना ये है कि हम पूरी तरह अगर तैयार नहीं है, लेकिन कॉशियस हैं, और हमको एक सिस्टम प्लेस में करना पड़ेगा, चेक वेरीफाई। इतनी आसानी से चाइना, जैसा कि हम विष्णु जी से बिल्कुल सहमत हैं कि उस पर विश्वास करना अपने आप की मौत बुलाने के बराबर है। पॉइंट टेकन। अब थोड़ा और शार्प अगर हम हो सकते थे सर। शरद सर, वेरी क्विकली, क्या इकोनॉमिक फ्रंट पे हम लोग ज्यादा सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर इन रियल सेंस बनने की दिशा में हैं, या वो सिर्फ एक जार्गन है? देखिए, आप कहें कि आज बन गए हम आत्मनिर्भर, ऐसा तो नहीं है निशान, पर एक कदम हम उठा चुके हैं उस ओर, और हमें इस बात के लिए चाइना को धन्यवाद देना चाहिए। जो कुछ घटना घटी, उसकी जो बुराई है अगर हम उसको एक तरफ रखें, कि उसने हमको आत्मनिर्भर बनने की ये राह दिखा दी, भले गलत तरीके से दिखाई, पर हमने ये राह देख ली। मैं सिर्फ निशान जल्दी से जोड़ना चाहूंगा जो एम्बेसडर प्रकाश ने कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, कि जो हमारा चाइना के साथ ट्रेड भला ही 1 से 2% तक है, परंतु हमने दुनिया भर को
एक टॉर्च की तरह रास्ता दिखा दिया कि अगर आप चाइना पे निर्भर रहते हैं तो कभी भी आपको पीठ पीछे वो छुरा भोग सकता है। और मैं भी इस बात से सहमत हूं। यूरोप नहीं देख रहा ये रास्ता, अनफॉर्चुनेटली यूरोप, और वो अपने आप में एक लीडिंग एग्जांपल है सर। निशान मैं जोड़ दूं, मैं जवाब दे दूं कि यूरोप में जो आप बढ़े हुए आप ट्रेड डील्स देख रहे हैं, जो बायलैटरल ट्रेड की नंबर्स देख रहे हैं, उसमें बहुत हद तक योगदान, मेरे पास उसकी डिटेल है, बहुत हद तक योगदान पीपीई किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स और इन सब चीजों का है। लेट्स सी। लेकिन सर जो कंट्री सबसे ज्यादा झेल रही थी और जो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर था वही उसके साथ इसमें ट्रेड में नहीं आ रहा अमेरिका, वो हैरान करता है। लेकिन विष्णु सर बहुत शार्प रिएक्शन सर, क्या ये समझा जाए कि डिप्लोमेसी के लिहाज से, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए ट्रंप जा चुके हैं, सो द बिग ब्रदर इज गॉन, अब एक और साहब आए हैं, लेकिन क्या डिप्लोमेसी के लिहाज से भारत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है चाइना के खिलाफ पोस्ट कोविड? निशांत जी, एक जो बहुत अच्छी चीज हुई है वो ये है कि हमने चीन को वॉक ओवर नहीं दिया है। वाओ, वी सरप्राइज चाइना बाय रेजिस्टेंस। आगे क्या होता है मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। पॉइंट नोटेड। तो मैं ये इस पार्ट को वाइंड अप करने से पहले विष्णु सर के दो सवाल यहां पर। पहला, हमने चीन को वॉक ओवर नहीं दिया है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत बड़ा डाउट है विल इट बी बिजनेस एज यूजुअल, और जो जल साहब ने कहा है वो बड़ा अच्छा पॉइंट है, डिफेंस के लिहाज से इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। और शरद जी ने कहा है कि दैट वी आर द टॉर्च बेयरर पूरी दुनिया के लिए। अब वो टॉर्च बेयरर बने, ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी अदर न्यूज, और बहुत तेजी से हम उस पर जाएंगे। सार्क बैठक के लिए भारत ने पाकिस्तान को न्योता भेजा। बड़ी खबर, कोरोना महामारी पर होगी सार्क की बैठक। सार्क बैठक की मेजबानी करेगा भारत। 22 फरवरी को हो सकती है सार्क की बैठक। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, मेरे साथ मौजूद है कसवर। अब इस बैठक की बात की जाए, पिछली बार जब बैठक हुई थी तो पाकिस्तान ने इस बैठक में कश्मीर का राग अलाप दिया और अल्टीमेटली बाद में बोला कि हमें इसका फंड दे दीजिए, हम निपट नहीं पा रहे। अभी क्या हाल है? मेरा ख्याल है कि निशांत अभी भी वही सूरत हाल होगी जो पहले वाली सूरत हाल थी। पाकिस्तान इसी किस्म की अपनी मेरे ख्याल है शरायत रखेगा, और मेरा ख्याल है कि अभी ये 1 साल में कुछ भी नहीं बदला सिवाय इसके। कभी मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ एक पिक्चर शेयर की है, मैं आपको शेयर करूंगा शो के बाद। उसमें एक नौजवान है, छोटा सा बच्चा, उसने सिर्फ चड्डी पहनी हुई है और इमरान खान को कह रहा है कि खुदा का वास्ता महाबली हमें घबराने दे। भाई साहब, आप इसको ट्वीट मत करिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई पत्रकार या इंसान इमरान खान के खिलाफ कुछ करता है तो जेल चला जाता है। हमें आपकी बड़ी जरूरत है कसवर। हमें इमरान खान के खिलाफ जाने की जरूरत है ही नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब रियलिटी एक मुल्क में ऐसी हो तो उसके बाद ऐसी शरायत आएंगी, और आप इस चीज के लिए मेरे को सार्क कंट्रीज को इस किस्म की शरायत के लिए एक्सपेक्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान से कुछ भी नहीं बदला। जहाँ आप जो बता रहे हैं कुछ भी नहीं बदला। मनीषा, बहुत क्विकली, भारत ने बड़ा दिल दिखाया है, उनकी हरकतें हमें पता हैं। अब वो इस बात को लेकर बहुत गुमान कर रहे हैं कि उन्होंने चाइना की तीसरी कोविड वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। क्या लग रहा है? देखिए, उन्होंने चीन की तीसरी कोविड वैक्सीन को मंजूरी भले ही दे दी हो, लेकिन वो अभी भी इसी उम्मीद में है कि भारत की जो वैक्सीन है कब वहां आएगी। और मुझे लगता है कि जो टॉप क्लास के वहां के लोग हैं वो भारत की ही वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, वो चाइनीज वैक्सीन पर रिस्क लेने को नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोरोना को लेकर भारत ने इस इलाके में जितने भी देश हैं, जिसमें सार्क के तहत पाकिस्तान को भी हमने निमंत्रित किया। पिछली बार भी हमने कहा था कि हम आपको मदद करेंगे, हमने मदद कुछ भेजी भी थी, हम वैक्सीन भी भेज रहे हैं, और इसी के तहत हमने पाकिस्तान को बुलाया भी है। लेकिन फिर वही बात है, जैसे चीन के लिए हमने एक शर्त रखी थी कि सीमा विवाद अगर चलेगा तो बाकी संबंध बहाल नहीं हो सकते हैं, उसी तरह पाकिस्तान के साथ हमारी एक शर्त है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। तो जब तक आतंकवाद पर काबू नहीं होगा तब तक पाकिस्तान के साथ दूसरे और संबंध नहीं बन सकते। बट बावजूद इसके पाकिस्तान से लोग यहां पर इलाज करने आ रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है। बावजूद इसके भारत सार्क में भी उनको इनवाइट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अब श्रीलंका ने झटका दे दिया है। श्रीलंका की संसद में होने वाले इमरान खान का संबोधन रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर वो कॉपी करने जा रहे थे। 24 फरवरी को श्रीलंका की संसद में होना था इमरान खान का संबोधन। कोरोना का हवाला देकर श्रीलंका ने रद्द किया इमरान का कार्यक्रम। मैं यहां पर मेरे साथ मौजूद है कसवर।
इमरान खान कोशिश कर रहे थे अब मोदी जी वाला कद लेने की और कुछ करने जा रहे थे। श्रीलंका ने जो डिस्टेंस बनाया ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है, बावजूद इसके कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में कॉमन फैक्टर चाइना है। इसमें कोई शक नहीं है कि कॉमन फैक्टर चाइना है पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, लेकिन इसमें एक मिलिट्री कनेक्शन भी है। बड़े गहरे रवाबत है पाकिस्तान और श्रीलंका के। एक डेलीगेशन, आज ही मुझे एक मैसेज मिलेगा, एक डेलीगेशन वहां पे जा रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप इसको एक डिप्लोमेटिक फ्रंट में, और अगर इसको आप एनालाइज करने की कोशिश करें तो जाहिर है चोरी चाकू लेकर तो उन्होंने नहीं आना। अगर इस किस्म के मामलात होते डिप्लोमेटिकली इमरान खान को उन्होंने बैक फुट पे कर दिया है। और मैं आपको बताऊं कि इमरान खान और मोदी में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आप अपनी इकोनॉमी को देखें कि 8 से 5 पे और उसके बाद फिर बूम करने जा रही है उसकी इकोनॉमी इंडिया की, और पाकिस्तान में हम लेकिन कसवर आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक कुछ चीजें हैं और मैं उसके बाद विष्णु सर के पास भी आऊंगा अगली खबर के पास। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ सड़क पर किसान उतर आए भारत की तर्ज पर। इमरान खान भारत की तर्ज पर कुछ करना चाह रहे थे, वो तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके खिलाफ भारत की तर्ज पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। शॉर्ट्स राहुल प्लीज दिखाइए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, खाद, डीजल और बिजली के दाम बढ़ाने का विरोध किया है। लाहौर, इस्लामाबाद में 31 मार्च को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया गया है। ये जरा फुल फ्लेम पे शॉट्स दिखाएं। इमरान खान के खिलाफ ट्रैक्टर रैली चल रही है पाकिस्तान में। मैं कसवर के पास आना चाहूंगा, फुल फ्रेम पे जरा 2 मिनट शॉट्स दिखाएं। ये देखें आप कसवर, ये क्या है? ये एक नया इनके लिए सिरदर्द शुरू हो चुका है। निशांत, इनफैक्ट ये जो ट्रैक्टर रैली है वो इमरान खान के खिलाफ नहीं हो, उसको सॉलिडारिटी कह सकते हैं इंडियन फार्मर्स के साथ। लेकिन कहानी यूं है, खाद की कीमतें कहीं से कहीं चली गई, तेल की कीमतें और बिजली की कीमतें, पेट्रोल, ये सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास फैमिली है उसने उसको मुकम्मल तौर पर बिठा के रख दिया है। इस वक्त आपको अगर याद हो कि 4 दिन पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे इस्लामाबाद के हार्ट में डी चौक, आइकॉनिक डी चौक पे, यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। उनकी तनख्वाहें कि इस तनख्वाह में कम से कम हम गुजारा नहीं कर सकते। इसके बाद टीचर्स हैं, टीचर्स को आप अगर छोड़ते तो अब किसान आ गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल इकोनॉमी बैठ गई है इमरान खान की गवर्नमेंट में। और सबसे बड़ी बात जो है कि इनके पास कोई प्लान है ही नहीं इस इमरान खान की गवर्नमेंट के पास, ना किसानों के लिए है, ना सरकारी मुलाजमीन के लिए है और ना ही रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए है। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस मुल्क की इकोनॉमी बैक बर्नर पे चली जाए, जो और इमरान खान की सबसे बड़ी बात, रिकॉर्ड कर्जे लिए हैं इंटरनेशनली और नेशनल बैंक से, और सिर्फ कर्जों के ऊपर इमरान खान वो कर रहे हैं, रिलाई कर रहे हैं। यही एक वजह है जो मोदी और इमरान खान के दरमियान डिफरेंस निकालना हो तो ये इकोनॉमी, एक प्राइम मिनिस्टर ने इकोनॉमी बर्बाद कर दी है और दूसरा कोरोना के दिनों में भी एक कंट्रीज की मोदी की पॉलिसीज की वजह से वो बूम करी है। मैं क्विकली यहां पर जाऊंगा, एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। विष्णु सर, इनस्टेबल पाकिस्तान भारत के हित में है, हमेशा ये कहा जाता है, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है अब कि जो इनस्टेबल पाकिस्तान है वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाएगा और ये भारत के लिए खतरा है। योर टेक सर। अभी तक 3 खबरें दिखाई, उसमें लग रहा है पाकिस्तान कहीं पर भी बैलेंस नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान पे की हालात ये हैं कि वो भारत का नुकसान करने के लिए अपना कुछ भी कर सकता है। निशान जी, मुझे लगता है इनस्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए ठीक नहीं है और स्टेबल पाकिस्तान हमारे लिए ठीक नहीं है। जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज नहीं बदलेगा ये खुद का नुकसान करेगा ही करेगा और भारत के लिए भी थोड़ी चिंता का विषय बना रहेगा। आखिरली चीज़ जो मैं कहूँगा, जो कश्वर जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 60% से ज़्यादा पाकिस्तान का जो बजट है वो आर्मी और डेट सर्विसिंग पे चला जाता है। तो ये तो हाल है। अब 60% आपका नेट बजट अगर उस पर जाता है तो आपके पास बचता क्या है बाकी चीज़ों के लिए? आप सही बोल रहे हैं सर। और ये तो आप विष्णु सर, बिकॉज आप इतने सीनियर IFS ऑफिसर रह चुके हैं, इसलिए आप लीगल बातें ज़्यादा कर रहे हैं। इलीगल तो उनकी पाकिस्तान आर्मी कितना कुछ कमा रही है, तो उसके आंकड़े तो और भी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है सर। तो मतलब वो तो अपने आप में शॉकिंग है। लेकिन भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकी संगठन की बड़ी साजिश का खुलासा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान नेता की हत्या की साजिश। किसान नेता की हत्या के बाद हिंसा फैलाने की साजिश रची। सनसनीखेज प्लान पर खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है ये। बेल्जियम और ब्रिटेन में भारत के खिलाफ रची गई साजिश। जितेंद्र शर्मा मेरे साथ है। जितेंद्र, पूरी खबर बताएं।
जी बिल्कुल, ये इस तरीके के निशान अभी तक एक इनपुट मिला है जिसके ऊपर अब जांच एजेंसियां, तमाम जांच एजेंसियां काम करने में जुट गई हैं। ये पता चला है कि विदेशों से पूरी साजिश तैयार की गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात का खुलासा पहले से कर चुकी है कि कनाडा में पूरी साजिश तैयार की गई, लेकिन अब एक और खालिस्तान इंटरनेशनल ग्रुप का नाम भी सामने आ चुका है कि वो भी इस पूरी साजिश में जुट चुका था और वो भी लगातार मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा था, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे मैन टू मैन कॉन्टेक्ट करने की बात हो। और इसके अलावा फंडिंग की बात भी सामने आ रही है, जिसको लेकर अब जांच एजेंसियां सतर्क है और जल्द जितने भी लोग अब तक इसमें जितने भी लोगों का नाम सामने आया है उन तमाम लोगों के बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे। जी, आप जो बता रहे हैं बैंक अकाउंट भी खंगाले जाएंगे। मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर मनीष झा के पास और उसके बाद सुमित के पास। मनीष, खालिस्तान एक्शन में है और इसमें बाहर से तार जुड़ रहे हैं, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है इसको लेकर अभी तक? देखिए, अगर खालिस्तान एक्शन में है तो हम भी एक्शन में हैं। सबसे पहले तो जो खालिस्तानी नेता हैं उन सबको भारत लाने के लिए लगातार कोशिशें जारी है। ये विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि अमेरिकी सरकार से भी इस मामले में सहयोग मांगा गया है। तो एक पहला काम हमारा ये हो रहा है। दूसरा काम है कि दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस बात की पड़ताल हो रही है कि खालिस्तानियों के साथ यहाँ पर क्या लोकल नेटवर्क है, उनको खंगाला जा रहा है उसको, ताकि डिमोलिश किया जा सके। ये दूसरी बात होगी। और तीसरी सबसे अहम बात है कि इस पूरे प्रकरण ने एक बात को सामने लाकर दे दिया है कि हमारे आंतरिक मतभेदों के बीच में कैसे कोई बाहरी तत्व इसका लाभ उठा सकता है। और किसान आंदोलन में जिस तरह से खालिस्तानियों ने किया, तो उसके बाद से हर किसी को, चाहे वो एजेंसी हो, लोग हो, तमाम राजनीतिक दल हो। मनीष, मैं आपके पास एक और खबर के लिए आ रहा हूं जो कनाडा से खबर आ रही है, जो आपने बताई थी थोड़ी देर पहले हमें। लेकिन सुमित, एक परसेप्शन ये है सुमित कि जब बॉर्डर्स पर चीजें कंट्रोल में होती हैं तो इंटरनली पाकिस्तान और चाइना चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसको लेकर जो हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे तालमेल बैठा रही हैं इंटरनल सिक्योरिटी के साथ? क्योंकि अमेरिका तो है नहीं जहां पर कोई होमलैंड सिक्योरिटी हो। देखिए निशांत, इस समय चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, वो K2 फैक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कश्मीर और खालिस्तान। और इन दोनों को ही ना सिर्फ फंडिंग दिए जाना बल्कि उनको कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे उनको रिवाइव करना। आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में जो पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनके साथ एक बड़ी रैली करने वाले थे, तब ये कहा गया था कि लगातार वहां पर बड़ी एंटी रैलीज निकाली गई भारत के खिलाफ और उसको सारा स्पॉन्सर करने के लिंक जो थे पाकिस्तान से जुड़े थे। और ये भी ह्यूस्टन में ये साबित किया गया था कि कैसे पाकिस्तान अपनी एम्बेसीज के जरिए कश्मीर के मुद्दे को लगातार उठा रहा है। और ना सिर्फ कश्मीर बल्कि खालिस्तान। बहुत शार्प रिएक्शन लूंगा जलन चतुर्वेदी से। सर, K2 प्लान, खालिस्तान और कश्मीर, K2 प्लान ये नया प्लान नहीं है, लेकिन इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा भी होगा जो दिल्ली राइट्स के जो हो रहा है उसमें वो पीटर का नाम आ रहा है जो ISI की बिहाफ पे बात कर रहा है। तो ये एक कल्यूजन है। और लेकिन खालिस्तानियों को जो ये कर रहे हैं, पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि जैसा कि राजीव गांधी ने एक बार बोला था कि अगर खालिस्तान बनाने की बात करेंगे तो सिख साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो लाहौर उसकी कैपिटल होगी। तो ये जो है अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। और जहां तक खालिस्तान और कश्मीर का सवाल है, कश्मीर इशू इज सेटल्ड। इस बार जो हुआ है, उन्होंने जाके आपने इतनी खूबसूरत बात की है, मैं आपको रोकना तो नहीं चाहता हूं, बट प्लीज पार्डन मी, समय कम है और मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर अपने दर्शकों को बतानी है। भारत में एक्शन से बौखलाए खालिस्तानी संगठन कनाडा में भारतीयों को बना रहे निशाना। बड़ी खबर है ये। सरकार ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से चिंता जताई है। भारत सरकार ने कनाडा के पीएम से सुरक्षा देने के लिए कहा है, यानी कि जो वहां पर रेजिडेंट NRIs हैं उनको परेशान कर रहे हैं। और जस्टिन ट्रूडो इनके बारे में क्या कहा है, लीस्ट सेड द बेटर। आइए जरा इस वॉल पर आपको बताएं। जस्टिन ट्रूडो की तारीफ यह है कि वो रंग बिरंगे मोजे तो पहनते हैं, लेकिन उनके जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें बहुत ज्यादा रंग नहीं दिखाई देते हैं। खालिस्तानी कमांडो फोर्स ने किसान नेता की हत्या का प्लान बनाया, यह हम आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। हत्या के बाद किसानों के बीच हिंसा भड़काने की साजिश रची। किसान नेता की हत्या की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक पार्टी पर डालने की साजिश। नेक्स्ट, किसान आंदोलन के बहाने पंजाब के लोगों को भड़काने की साजिश। विदेश में भारतीय नागरिकों को निशाना बनाकर खौफ पैदा करना। विदेश में रह रहे पंजाब के युवाओं का ब्रेन वॉश कर जोड़ने की साजिश। यह खालिस्तान का अपडेट है। हमारे सभी मेहमानों का, हमारे सभी सहयोगियों का शुक्रिया करना चाहूंगा, लेकिन एक बहुत खतरनाक खबर के साथ मैं चाहूंगा सर आप सभी लोग अपने फोन्स को डिस्कनेक्ट ना करें। यह खबर जरा ध्यान दें।
एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भारत के सभी लोगों से, प्लीज सावधान रहें, क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना का सबसे खतरनाक नया वेरिएंट मिला है। नया, पुराने स्ट्रेन के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है कोरोना का एक और नया वेरिएंट। कोरोना के नए स्ट्रेन में तेजी से होता है म्यूटेशन। ब्रिटेन में नए वेरिएंट के 38 केस मिले हैं। डेनमार्क, नाइजीरिया, अमेरिका में भी नए स्ट्रेन के केस मिले हैं। और ये साउथ अफ्रीका वाला स्ट्रेन नहीं है, ये एक और नया स्ट्रेन मिला है। फुल फ्रेम पर जरा ब्रेकिंग दिखाएं एक बार, ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ब्रिटेन में कोरोना का सबसे खतरनाक एकदम नया वेरिएंट मिला है। पुराने स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है नया वेरिएंट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।